नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे फसलों के वर्गीकरण की। इससे संबंधित पहली एक वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपने उस वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हैं। कल वाले वर्गीकरण में अपनों ने पढ़ा वानस्पतिक आधार पर, जिसमें अपने विभिन्न कुलों और फैमिलियों के आधार पर जो फसलें थी उनके बारे में पढ़ा। जैसे ग्रेमिनी था, इसके अलावा लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, है ना, कंपोजिटी यानी एस्ट्रेसी, अम्बेलीफेरी, वो सारी अपने पढ़ ली थी। उन सभी का आपको वीडियो चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। आज अपने इस सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फसलों का वर्गीकरण। अब अपने देखो राजा, कल अपने बात की थी फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण देखो, कल अपने फैमिली यानी कुल के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज अपने थोड़ा सा और अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, और एक और चीजें अपने इनके साथ कुछ एक चीजें नई ऐड करते हुए पढ़ रहे हैं, तो अपने यानी ओवरऑल एक चीजें सारी अपने साथ ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अब देखो, कल अपने पढ़ लिया था वनस्पतिक, आज अपने पढ़ेंगे आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर यानी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है उनकी, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी की सारी। देखो, आर्थिक आधार पे नंबर 1 में लिख रहा हूं अनाज वाली फसलें। कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें। यानी कल ही अपने बात की थी पहली पोएसी ग्रेमिनी अनाज वाली थी। अब इसके अंदर अनाज वाली के अंदर देखो राजा, अपने बात करते हैं गेहूं, चावल, जवार, बाजरा, मक्का, ये सारी की सारी क्या है? अरे बोलो, ये सारी की सारी फसलें कैसी है? अनाज वाली फसलें, इनसे अनाज प्राप्त होता है। तो इसके अंदर मतलब अब अपने नॉर्मल तो कह दोगे सर ये तो आर्थिक वर्ग अनाज वाले हमें पता है, इसमें कुछ एक चीजें अपने और ऐड करते हैं। अनाज वाली के अंदर सीरियल्स अपने कल ही बात की थी। सीरियल्स का मतलब होता है अनाजों की देवी। अब देखो, कल अपने बात करी थी गेहूं, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। अच्छा, गेहूं के अंदर बोना जीन कौन सा होता है? बोना जीन, बोना जीन, इन सभी के अंदर बोना जीन होता है। गेहूं में कौन सा होता है? बोलो, नोरिन 10। गेहूं की जो वैरायटी है या जो गेहूं है इसके अंदर बोना जीन, जो ड्वार्फ जीन है, वो कौन सा है? नोरिन 10। बोलो, नोरिन 10। ऐसे ही चावल के अंदर है। चावल में बोना जीन क्या है? डी गी वू, डी गी वू, है ना। जो डी गी वू है ये चावल में बोना जीन है। समझ के बाद ना, एक एक नई चीज। अब अपने पता चल गया अनाज वाली में सारी ग्रेमिनी या पोएसी वाली है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ऐसे वाली जो, ऐसे जो भी आ गया, है ना, तो ये अनाज वाली। अब जैसे देखो जवार है, तो जवार के अंदर कौन सा है बोना जीन? ये सारे बोने जीन है। जवार में कौन सा है राजा? काफिर। कौन सा होता है? काफिर। जवार का जो जीन है बोना वो है। इसके अलावा देखो राजा, मक्का के अंदर, सॉरी बाजरा के अंदर अगर अपने बोना जीन देखा जाए, टिफ्ट 23A, ये किसके अंदर है? बाजरा का बोना जीन। यानी अपने अनाज वाली फसलों के साथ साथ उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट और हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट चीज और आ सकती है, वो देख रहे हैं। तो मक्का के अंदर अब, अच्छा मक्का के अंदर देखें तो मक्का में होता है राजा ओपेक, ओपेक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो के अंदर देखे जाए तो UZU, ये जो का बोना जीन है। ऐसे कुछ एक बोने जीन पाए जाते हैं जो ड्वार्फ, छोटा गुण, ये किसके बारे में बात करते हैं? अपने अनाज वाली फसलों में। ऐसे अपने अगर चावल में एक और चीज देखी जाए, चावल में सुगंध यानी जो खुशबू है चावल के अंदर, चावल में खुशबू है। अपने घर में चावल बनावे, कभी पीला चावल कई तो पीला चावल करे और एक पीला चावल बने। अब पीला चावल करण में और बनने में फर्क हुआ। हाँ, सुगंध देखो, चावल में जो खुशबू आल कर तो चावल रांधे, तो वो चावल बनाते हैं, सुगंध किसके कारण आती है? डाई अस्टाइल 1 पायरोलिन या पायरोलिन, डाई अस्टाइल 1 पायरोलिन, इसके कारण चावल में आती है अपने को सुगंध या खुशबू। चावल में जो सुगंध या खुशबू का कारण है वो डाई अस्टाइल
1 पायरोलिन के कारण आपके, समझ के बाद। तो ये अनाज वाली फसलें हैं जिसके अंदर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जो अपने पढ़ते हैं, और कुछ एक बोने जीन अपने साथ पढ़ लिए, जैसे नोरिन 10 हो गया। देखो ज्वार में बहुत कम देखने को मिलता है अपने को, काफिर जवार के अंदर है। इससे अलावा बाजरा है, मक्का जो, अच्छा जवार के अंदर एक और बात ध्यान रख लो, कल अपने जवार के अंदर एक और चीज पड़ी थी राजा, मैं यही ऐड करता हूं। जवार के अंदर कल एक और चीज पड़ी थी, मैं यहां से एक मार्क ले रहा हूं, इसको ध्यान रखना। मैं जवार लिख देता हूं इसके साथ में, चलो देखो यहां लिख देता हूं एक बार और। जवार, जवार के अंदर कल अपने बात की थी HCN या घुरीन होता है। अगर इस घुरीन की मात्रा 500 ppm हो, या 500 ppm घुरीन या HCN की मात्रा किसी नवजात बछड़े या बच्चिया है, जो भी नवजात बछड़े या बच्चिया को मारने के लिए पर्याप्त होती है। यानी कहने का भाव ये है कि भी अगर घुरीन 500 ppm मात्रा में अगर कच्ची जवार अगर बछड़ा खा ले तो मर सकता है। ऐसे ही मतलब चाहे गाय में हो चाहे भैंस में हो, इन सभी के अंदर ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो इनकी मात्रा 500 ppm अगर अमाउंट खा ली जाए, कहने का भाव यही था कि कच्ची पत्तियां खाने से, ज्वार की जो नई पत्ती होती है ना, न्यू लीव्स, कच्ची पत्ती खाने से पशुओं में विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। विषाक्तता का मतलब फूड पॉइजनिंग। और 500 ppm मात्रा किसी भी नवजात बच्चे को, नवजात बच्चा मतलब पशुओं का, नवजात बच्चे को मारने में सफिशिएंट है 500 ppm, ठीक है, जिसमें बछड़ा या बच्चियां अपने लिखते हैं। तो ये अनाज वाली फसलें उनसे संबंधित बोने जीन है। इसका एक बार छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि बाद में काम आ जाएगा। समझ के बाद क्या, अरे बोलो शाबाश। देखो ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ ली अपने, अनाज वाली फसलों के अंदर होगी। अब इसी के साथ देखो राजा नंबर 2 पे, अनाज वाली फसलों के बाद अगर अपने बात की जाए दलहनी फसलें, इसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ जाएगी, इनमें बोने जीन हो रही है। अच्छा इसके अलावा मक्का को और देख लो, फसलों की ड्रोसोफिला, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मक्का को फसलों की ड्रोसोफिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ड्रोसोफिला भी कहते हैं। इसके अलावा अनाजों की रानी, एक और लिख देता हूं, थे कैसे गुरुजी माद थे तो आंतड़ी काट ली मक्का की, तो काट क्यों बोले आप, सिलेक्शन नहीं करवाना गया, हाँ सिलेक्शन का पेपर पर गोडो मेल देंगे आप, है ना। हाँ मक्का के अनाजों की रानी भी कह दो। तो 3-4 बातें मक्का से संबंधित आ गई राजा। ये देखो मक्का ओपेक बोनाजीन है, अनाजों की रानी है, और फसलों की ड्रोसोफिला कहते हैं। शाबाश, आगे बात समझ में। आगे देखो राजा, इरेज कर दूं, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों के बाद अगर अपने बात की जाए दलहनी फसलों की, किसके बारे में बात करेंगे बोलो, दलहनी फसलों में 2 नंबर लिख दें या 3 नंबर लिख दें, जो भी कल की वीडियो के हिसाब से तो ये 3 नंबर बन गया। अब अपने बात करें कौन सी, दलहनी या लेग्यूम। लेग्यूम कल तो था वानस्पतिक वर्गीकरण, अब अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, आर्थिक। तो दलहनी फसलें, दलहनी फसलों के अंदर कौन कौन सी पढ़ते हैं अपने, दलहनी फसलों के अंदर जैसे देख लो, चना देख लो, मोठ देख लो, अरहर, मूंग, उड़द, ऐसी ये फसलें कौन सी हैं, दलहनी फसलें। आप कह दोगे जी सोयाबीन, मूंगफली, हाँ सोयाबीन, मूंगफली दलहनी भी है, तिलहनी भी है। लेकिन अपने जब पढ़ते हैं तो अपने दोनों जगह ही पढ़ते हैं, दलहनी और तिलहनी में। सोयाबीन दलहनी भी है प्लस तिलहनी भी है, और इसके अलावा मूंगफली दलहनी भी है और तिलहनी भी फसल है। अब जैसे देखो चना है, चने का बोटनिकल नेम क्या होता है राजा, साइसर एरेटिनम। चने के अंदर एक क्रिया होती है निपिंग। कौन सी क्रिया होती है, निपिंग। निपिंग का मतलब जब चना लग जाता है, लगने के बाद इसकी जो ऊपरी शाखाएं हैं, इन शाखाओं को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। जिसका तोड़ा जाता है ऊपर से, उसको निपिंग, जिससे क्या होता है नई शाखाएं निकलती है, वृद्धि अच्छी होती है। तो चने के अंदर निपिंग होता है। इसके अलावा एक चीज और देख लो, चने की पत्तियों में चरपराहट है। चरपराहट मतलब खट्टास या खट्टापन, ये किसके कारण होता है राजा, मेलिक व ऑक्सैलिक एसिड के कारण। मेलिक व ऑक्सैलिक एसिड के कारण होता है। समझ गए बात ना, मेलिक व ऑक्सैलिक एसिड के कारण होता है, समझ गए। अच्छा इसके अलावा जब चना चल रहा है, चने में देख लो
इसके अलावा अगर बात की जाए चने के अंदर प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना होता है चने के अंदर? चने में राजा प्रोटीन कितने परसेंट होगा? चने में जो प्रोटीन होता है वो कितना परसेंट होता है? 21% होता है। समझ के बात ना? चने के बाद अपने बात कर लेते हैं, अपने बात कर लेते जैसे अरहर है, अरहर भी दलहनी फसल है ना, अरहर। चने को इसके अलावा क्या कहते हैं? इसके अलावा चने को चिकपी भी कहते हैं ना, चिकपी भी कहते हैं, बंगाल ग्राम चिकपी भी कहते हैं चने को। अच्छा, अरहर, अरहर के अंदर इसको, अरहर को क्या कहेंगे बोलो? पहला तो रेड ग्राम कहते हैं अरहर को। अब अरहर के अंदर प्रोटीन देखो, वो रह नहीं, अठे भी रह है, वो रह है, ये रहने थे या समझो इया लिखनी है, दो गितरियां, एक बार ये और है तो दो बार लिख दियो, इंग आ गया 0 लगा दो, इंग आ गया 1 को लगा दो, बस बात खत्म। दो बारी रहनी, प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। अरहर ई साबू बनेड़ी है कि भाई जी मेरा मिट्टी प्रोटीन है, देख लियो थे तो आ कितनी प्रोटीन है? 21% प्रोटीन है। समझ के बात ना? किसमें? अरहर के अंदर। अरहर के बाद अगर बात की जाए मोठ की, किसकी? मोठ की। मोठ, मोटो, ठीक है, मोठ मतलब बड़ा, तो मोठ के अंदर देखो, इसको मोठ बीन ही कहते हैं, मोठ बीन। मोठ बीन में अगर अपने प्रोटीन की बात की जाए राजा, तो मोठ बीन में प्रोटीन कितनी होती है? 18 से 22.5 के आसपास प्रोटीन परसेंट होती है। 18 से 22.5 के आसपास अपने क्या पाई जाती है? प्रोटीन होती है। समझ गए बात क्या? किसमें? मोठ के अंदर। मोठ के बाद अगर बात की जाए, मूंग की बात कर लो, मूंग, मूंग लिखा नहीं ना? हाँ, चना हो गया, अरहर हो गया, मोठ हो गया, अब मूंग। देखो मूंग के अंदर प्रोटीन कितने परसेंट होती है राजा? 23%। सॉरी, कितने परसेंट है? 23%। सॉरी, मूंग में प्रोटीन कितनी होगी? 23%। देखो अपने चने के अंदर कह दिया 21, मोठ के अंदर है 18, 22, मतलब चने के आसपास। अरहर में था निश्चित 28 है, और मूंग 23 है। चार तीनों ऊपर है मूंग। मूंग के बाद अपने क्या लिख दें? उड़द। उड़द में कितनी होगी प्रोटीन? तो 21 आ गई, 22 आ गई, 23 आ गई, रे कितनी गई? आलियो तो 24 पर। 24 पर उड़ा दियो उड़द ने। उड़द को क्या कहते हैं? ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम है, जैसे इसको ग्रीन ग्राम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ग्रीन ग्राम कहेंगे। अरहर रेड ग्राम है, ये आपका चिकपी है, प्रोटीन 18, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। समझ के बात ना? तो चना है, निपिंग की प्रोसेस भी होती है, ऊपरी शाखा में तोड़ना, चरपराट, मेलिक व ऑक्जेलिक, दलहनी फसलें हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, प्रोटीन कितना? 21। चिकपी कहते हैं अरहर को, रेड ग्राम 20 से 21%, मोठ के अंदर 18 से 25%, और मूंग में 23%, जिसे ग्रीन ग्राम। उड़द के अंदर 24% प्रोटीन पाई जाती है, जिसे ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। ये कौन सी फसलें राजा? दलहनी फसलें, मतलब सारी दाड़ा, मसूर और वो सारी इसमें आ जाएगी। हालांकि सोयाबीन, मूंगफली भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन वो साथ साथ कैसी है? तिलहनी फसलें भी है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने बात करेंगे तिलहनी फसलों के बारे में। किसके बारे में? तिलहनी। अभी तक तो अपने पढ़ लिया अनाज वाली, दलहनी। अब कौन सी पढ़ते हैं बोलो? तिलहनी फसलों के बारे में अपने बात कर रहे हैं। किसके बारे में बोलो? तिलहनी ऑयल सीड, ऑयल सीड क्रॉप के बारे में अपने बात करेंगे तिलहनी फसलों में। अनाज वाली फसलों में मुख्य मुख्य बातें पड़ी। दलहनी के अंदर किसमें प्रोटीन कितना है, सारी चीजें। अब अपने बात करें किसकी बोलो? तिलहनी। तिलहनी में सबसे पहले किसकी बात करें? बिंगी बात करा। घर में सारों ज्यादा छमको किसे तेल गो? सरसों वाला गो। तो लिख दो फिर सरसों। क्या नाम लिख दो? सरसों। अब देखो राजा, सरसों भी आती है इसके अंदर। इसके अलावा और कौन आते हैं? तिल भी आता है, सरसों भी आती है, तिल है, सूरजमुखी, सारे सूखी, बहुत तगड़ी है भैया सूरजमुखी का तेल। मैं कह रहा हूं हृदय रोगियों के लिए, ओहो हो, छोड़ दो गल्ला, हृदय रोगियों के लिए प्रयोग की जाती है सूरजमुखी। सूरजमुखी के बाद अब अपने दोनों ही बात कर लेते राजा। एक तो सोयाबीन बात कर रहे थे, और एक बात क्या कर रहे थे? मूंगफली। क्या नाम लिख रहे थे? मूंगफली। और इसी के साथ अपने बात क्या कर लेते हैं? अलसी की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बोलो? अलसी की भी बात कर लेते हैं। समझ गए बात है? ये अपने बात करते हैं, सरसों हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, ये सारी की सारी तिलहनी फसलें हैं। तो अपने कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें देखो सरसों के बारे में अगर अपने बात करें तो देखो राजा, सरसों
सरसों के तेल में सबसे पहले तो देखो तेल में एक तीक्ष्ण गंध आती है। तेल में क्या आती है? तीक्ष्ण गंध। सरसों के तेल में एक तीक्ष्ण गंध आती है, स्मेल। जब आप घरे या गाड़ी कटा के लिया बाल्टी का मुंह करानी जदिया आंखियां बड़बोक रहे, किसके कारण है? सिन्नीग्रीन एल्केलॉइड के कारण है। सिन्नीग्रीन एल्केलॉइड के कारण आती है। अब देखो सरसों में जो बीज है, बीजों में तेल की मात्रा देखो राजा, किसकी मात्रा? तेल की मात्रा। बीजों में किसकी मात्रा की बात करें अपने? तेल की मात्रा। अब देखो कैसे याद रखा जा सकता है, इस सरसों नाम में लिखे हुए है। ये जो नाम है ना सरसों, इन नाम ना देखो, इस सह को लिख रहे हैं, इसको पकड़ो आप एक चीज और इसको ये पकड़ो, ये देखो क्या बन रहा है? चौको चार बने नहीं, चार। चार का आगे फेर के लिख रहा क्यों है? रे। फेर के लिख रहा दोबारा चार। चार का मतलब सह को आप ऐसे बनाओ कि ये चार बन रहा है। देखो सीधो देख लो, इन सह ने मैं यहाँ लिखो, इन यहाँ करके यहाँ काट दियो, चौको चार बन गयो नहीं तो चार बन गयो तो लिख दियो 42। 42 लिख दियो तो लिख दियो फिर सरसों के अंदर 42 से 44% तेल है। यहाँ तेल गोडो मेल दें सरसों बीजा पर, बीजा मेलते तेल काट दें, है कौन नहीं? हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। तेल है, तेल के अंदर 42 से 44% सरसों के बीजों में क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। सरसों आ गया। सिन्नीग्रीन ग्लूकोसाइड के कारण, सॉरी सिन्नीग्रीन जो एल्कलॉइड है, इसके कारण इसके तेल में तीक्ष्ण गंध आती है। अब किसकी बात करें अपने? तिल की। अब तिल के मैं क्यों ला रहा हूं? अच्छा, तिल को एक तो गरीब का घी कहते हैं, गरीब का घी कहते हैं, पहली बात है। अब तिल के तिल में जो तिल है, इस तिल में बीजों में तेल कितना पाया जाता है? बीजों में तेल। अब देखो सरसों घटा आगे रुक गई 44 पर। तिल के मैं तो अठू ही चालूंगा, हल्लू ही को नहीं। ये याद रखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है अपने। अब तिल जिया कहते, तिल कहते मैं तो को नहीं हल्लू बैठे, मैं तो सरसों का साग मतलब एन फसड़ो चलूंगा तो सरसों का। ठीक है भाई, तू 44 से 54 तक उड़ जा, ये लो। तो तिल के तेल में, सॉरी तिल के बीजों में तेल की मात्रा 44 से 54% होती है। सरसों में देखो 42 से 44, ओ अठू ने 44 ने जान लियो बस थे, और की नहीं। 44 से 54% गरीब का घी कहते हैं। और इसके अलावा तिल में सिसेमोल रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिसेमोल। ये तिल के बीजों में जो तेल है, इसमें सिसेमोल परिरक्षी पदार्थ पाया जाता है, जिसका कारण ये तिल का तेल खराब नहीं होता। इसी कारण गरीब का घी कहते हैं। अब किसकी बात करते हैं अपने? सूरजमुखी, हेलियंथस एनुअम। तिल सिसेमम इंडिकम। सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कह दो या ब्रेसिका स्पीसीज कह दो, है ना। अपने बात करते हैं सूरजमुखी की। देखो सूरजमुखी, सूरजमुखी का जैसे एलियंथस एनुअम है और एक अच्छी इंडिकेटर क्रॉप है। सबसे पहली बात तो अपने बात करते हैं सूचक फसल। सूचक फसल मतलब इंडिकेटर। किसी भी पोषक तत्व हो गया, जल हो गया, मुख्य जल के लिए प्रयोग किया जाता है मलानता। जो विल्टिंग आती है ना, मलानता, विल्ट, विल्ट यानी मलानता, जल की कमी हो रही है खेत में, उससे सबसे अच्छा इंडिकेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सूरजमुखी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो राजा, सबसे अच्छा तेल माना जाता है सूरजमुखी का। मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि, हाँ, सूरजमुखी का जो तेल है वो हृदय रोगियों के लिए, मैंने आपका ना वो के पूछो थे बात, हृदय रोगियों, कई हार्ट का मरीज कई बात का हुआ है ना। हृदय रोगी अलग होते हैं, दिल के रोगी अलग, दोनों न्यार न्यारा हुआ। हाँ, हृदय रोगियों के लिए इसका बहुत बढ़िया है सूरजमुखी का तेल। क्यों? सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिनोलिक, जो एंटी कोलेस्ट्रॉल, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, इस मात्रा को क्या करता है? मैं एरो नीचे लगाता हूं, इसका मतलब कम करता है। तो तेल हृदय रोगियों के लिए बढ़िया रहता है। लिनोलिक है, अच्छी सूचक है। अब इसके अंदर कितनी अमाउंट के अंदर अपने सूरजमुखी के अंदर पाया जाता है तेल, वो देखो। यहाँ 44 है, यहाँ 54% आ गया। किसके अंदर? देखो 44 से 54% किसके अंदर है? तिल के तेल के अंदर। अब अपने बात कर लेते हैं सूरजमुखी के। मैं अंदर यही लिख देता हूं, इसको एक बार
इरेज कर देता हूं। इरेज से पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसको, क्योंकि मैं फिर यहीं लिखूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक छोटा सा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देखो फिर अपने बात करें तेल की मात्रा। देखो तेल तिल के मैं तो 44 चलूंगा, सूरजमुखी का नाना मैं तो 44 कौन चालू, मैं तो 45 जाऊंगा और अर्ध शतक मारूंगा। 45 40 अर्ध शतक तक। तो देखो सरसों 42 से 44, गरीब का घी इसके अंदर 44 से 54 और सूरजमुखी 45 से 50। क्या लिख दिया? सूरजमुखी। इसी के साथ देखो राजा अपने बात लिख दी थी यहाँ अलसी। क्या नाम लिखी? अलसी, लाइन सीड अलसी। देखो अलसी के अंदर भी ट्रिक सीधी सी है। इन ए ने आप यहाँ लिखा ए, तो इन जब ए ने यहाँ लिखा इन ए की मात्रा हटाओ यहाँ से, इसको ऐसे हटा दो। पीछे वाला जब हटाते हैं तो सीधो रह गयो नहीं ए को, बिंग बाद में सागे सागे ले और आ गयो। ई ले ने जी यहाँ लिखा आप इन ले की आ मात्रा हटा दो अटली, ये मात्रा ने हटाए ओ भी की बरगो लग गए 3 बरगो। तो बस फिर अपन किन पूछने की लोड को नहीं, आप आलियो गोडो मेल दियो। 33 से 47%। अलसी में कितना होता तेल बोलो? 33 से 47। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों लगे रहो, बहुत बढ़िया। अलसी के अंदर तेल की मात्रा 33 से 47% होती है। समझ गए बात क्या? ठीक है। इसी के साथ राजा अपने बात कर लेते हैं सोयाबीन। किसकी बात करते हैं? सोयाबीन। अब सोयाबीन क्या है राजा? दलहनी प्लस तिलहनी फसल है, दोनों दलहनी भी है और तिलहनी भी है। तो मैं यहां ऐड कर रहा हूं सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन में दलहनी है तो प्रोटीन की मात्रा बात की जाएगी सबसे पहले। सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है राजा 40 से 43.5% प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? सोयाबीन में। मतलब टिका के प्रोटीन है तो सोयाबीन खाई करो, या मतलब जोर बपराई करो, नहीं तो पेपर में झाग फेंक दोगा कि जोर भी होना चाहिए। और एक मैं हमेशा कहता हूं जब आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छा खाया करो और थोड़े से एक सकारात्मक रहा करो, पॉजिटिव विचार, ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिविटी तो था ना रूम में सागर है वो 1 मिनट में ही कर देगो। क्यों? जैसी भर्ती आएगी आप खुश हो गए कि भर्ती आ गई, मैं पेपर दूंगा, तैयारी करूंगा, और थे मोटिवेशन दुनिया जान को मोटिवेशन ले रखे है बारू, मतलब थे यहाँ पाटू हो रहे हो मोटिवेशन ले लेके। रूम में सागरदी के चोपड़े, सागरदी चोपड़े रूम में सागरदी के कैसी अच्छा तैयारी कर रखेंगी? कह जी मैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। कितनी भर्ती है? कह जी मतलब सपोज दैट आप कह दो जी 401 पोस्ट है, फिर वो कैसी फार्म कितना ब्रिड है? फार्म तो 10 लाख ब्रिज है। 10 लाख ब्रिज है तो 10 लाख भाग 4 वो गुणा भाग कर आगे थाने जोड़ बता सी कि एक सीट पर कम कम सपोज दैट कि एक सीट पर कम 3000 बंदा बैठे। फिर देखो को यार 3000, फिर वो कहते खट्टा नंबर पड़े है बस तारी कई देर बाद यहाँ छुरली सी उठी एकदम चकीचार, फिर बस किताबा बंद करके आज सो जाओ, रोटी खा लियो आ लियो। ये इतना का मोटिवेशन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जीवन के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है या कामयाब होना है तो आप सेल्फ मोटिवेट रहो। आपके अंदर आत्म प्रेरणा होनी चाहिए सेल्फ, कि बाहरी दुनिया, बाहरी नकारात्मकताएं कितनी आए कितनी जाए, कुछ करे कुछ ना करे, लेकिन आप अगर स्वयं अभिप्रेरित हैं तो इस संसार की कोई भी ताकत आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती, कोई भी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं हो सकती। तो वापस आ जाओ पॉइंट पे। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा 40 से 43%। इसके अलावा जो सोयाबीन है इसके अंदर फैट की मात्रा बात की जाए, फैट की मात्रा बिल्कुल कम सी होती है। इसके अंदर लगभग 19 से 20% इसके अंदर क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। आगे बात समझ में? इन सभी का छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर अपने मूंगफली लिखनी है, मूंगफली ऐड नहीं होगी तो अपने इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? सरसों, तिल, सूरजमुखी। अब अपने बात करते हैं किसकी? मूंगफली की। कर दूं इरेज? इरेज करके यहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। देखो अब मूंगफली का अपने बात करते हैं अराकिस हाइपोजिया। मूंगफली देखो राजा, अब मूंगफली अराकिस हाइपोजिया, दलहनी प्लस तिलहनी। मूंगफली में 2-3 चीजें होती है। एक तो होती है राजा पेगिंग, पेगिंग जो सुइयां बनती है ना, फ्लावर्स, वो सुइयां बन के जब मिट्टी में प्रवेश करती है उस क्रिया को क्या कहते हैं?
पेगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पेगिंग। अच्छा, इसके अलावा मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा की बात की जाए, किसकी? तेल की, और साथ में अपने प्रोटीन की भी लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं अपने, मैं यहां लिख देता हूं राजा पेगिंग, यहां लिखते हैं अपने तेल की मात्रा। किसकी मात्रा? तेल। अब मूंगफली क्या मेरे को तो गोटो मोटो है तो आपा तो तेल है काट जाएंगे आ लो, तो 48 से 55% के आसपास इसमें क्या पाया जाता है? तेल। और जो प्रोटीन की मात्रा होती है मूंगफली में होती है कितने परसेंट बोलो? 27% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कितना होगा? 27, और तेल की मात्रा 48 से 55। याद रखने का तरीका देखो, सरसों तो 42-44, तिल ने 44 में डालियो, 44-54। तिल के बाद में क्या आई? सूरजमुखी। सूरजमुखी का मैं 44 में चालूंगा, पर आपा 44 कौन पकड़ा तो 45 हूं। सूरजमुखी क्या आ गई? कहा लिखा है अपने? 45 से 50। अब मूंगफली कहते सारा आ गया नहीं कहा, तो फिर अब का मैं आज हूं, तो मूंगफली का 4855 बोली लगा दी चक्को आ लियो, 4855 प्रोटीन हो गई है। ठीक है, तब फिर सोयाबीन के कहा अच्छा ज्यादा तो लो, फिर प्रोटीन आ जाओ कर लो मुकाबलो, 40 से 43.5% थोक में ही प्रोटीन है ना। तो इस कारण ये सारी की सारी कैसी फसलें होंगी? तिलहनी फसलें होगी। आगे बात समझ में? अरे बोलो शाबाश, समझ गए बात। अब आगे अपने बात करते हैं किसकी? अनाज वाली, दलहनी और तिलहनी। तिलहनी के बाद अपने किसकी बात करेंगे? अन्य सामान्य जितनी फसलें, यानी इन फसलों को अपने इतनी डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बड़े शानदार बनते हैं। तो देखो अब आगे बात करते हैं अपने, ठीक है। अब अपने नंबर 1 पे आ गई अनाज। अनाज वाले के बाद नंबर 2 अपने पढ़ ली दलहनी, फिर पढ़ ली तिलहनी। अब देखो नंबर 4 पे, नंबर 4 पे अपने बात करते हैं चारे वाली फसलें। कौन सी? चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलों में देखो राजा अपने मुख्य जो सबसे बात ज्यादा बढ़ जाती है, चारे के अंदर कौन कौन सा पढ़ते हैं अपने? बरसीम, रिजका। अच्छा देखो जवार को भी अपने पढ़ते हैं, जवार को अनाज के साथ साथ इधर अपने चारे के रूप में पढ़ते हैं ना। अगर ऑप्शन में जवार हो और पूछ ले किस प्रकार की फसल है, ऑप्शन में अगर अनाज वाली न हो तब तो चारे वाली लिख देंगे, और चारे वाली न हो तो अनाज वाली लिख देंगे। अब थे कि दोनों हो तो सी ऑप्शन यह भी है, ए और बी दोनों, तो दोनों लिख दियो। बरसीम, रिजका, ठीक है, ये सारी की सारी कैसी होती है? चारे वाली फसलें होती है ना, जिसमें नेपियर घास और वो सारे आ जाते हैं। इसके अलावा चारे वाली के बाद देखो राजा मसाले वाली। मसाले वाली फसलों के अंदर देखो जितो रसोई में सामान पड़े हुए नहीं, बस सारी की सारी मसाला वाली है। मसालों के अंदर जैसे देखो कौन कौन सी अपने बात करते हैं? सौंफ, जीरा, इसके अलावा धनिया, है ना। सौंफ हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, इसके अलावा काली मिर्च हो गई। ये क्या है? सारे के सारे जितने के अपने पास मसाले होते हैं, लगभग मसाले, सौंफ है, जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है ना। ठीक है, ये सारी की सारी अपने किस में आती है? मसालों के अंदर आती है। अच्छा, जीरो के अंदर अपने बात कर ली थी क्यूमिनॉल, जो खुशबू है किसके कारण है? क्यूमिनॉल के कारण। किसके कारण है? क्यूमिनॉल, चटकता है ऐसे। अच्छा, ये सारे के सारे ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वैसे? अम्बेली फेरी से। किससे? अम्बेली फेरी से इनका संबंध है। जो संबंध है किससे बोलो? अम्बेली फेरी से है। तो अनाज, दलहनी, तिलहनी, चारे वाली, मसाले वाले, इसके अलावा और देख लो राजा, और अपने बात करते हैं उद्दीपक फसलें। उद्दीपक, उद्दीपक या उत्तेजक। उत्तेजक जान गया वाला थे? उत्तेजक नाम या मतलब या करंट स्वाद। ये उत्तेजक में लो लिखो तंबाकू, ठीक है। इसके अलावा अफीम, भांग, ये सारी की सारी किसी है उत्तेजक। उत्तेजन फिर है या, ठीक है। उत्तेजक के बाद में 7वां पेय पदार्थ वाली। कौन सी? पेय पदार्थ वाली। पेय पदार्थ पीण में, और पीण में घंटा है 3:30 होती, चाह गो टेम हो गयो क्या कोला कोला सीधा ही जय माँ। तो पेय पदार्थ के अंदर क्या लिख दोगे? चाय लिख दोगे, कॉफी लिख दोगे, है ना।
कॉफी। और वैसे जो भिंडी होती है ना, उनके जो सीड होते हैं, सीड वो कॉफी पाउडर में यूज किए जाते हैं। भिंडी के जो सीड है वो कॉफी पाउडर के अंदर। तो चाय हो गया, कॉफी होगी। अच्छा, चारे वाले, मसाले वाली, उत्तेजक। 8वां देख लो राजा, रेशेदार। रेशेदार, रेशे प्राप्त करने वाली। रेशे के अंदर आ जाता है कपास, जूट, पटसन। ये सारी की सारी कैसी है बोलो, रेशा। इनसे रेशा निकलता है ना, जिसके अंदर देखो कपास के अंदर एक कृषि संबंधी क्रिया की जाती है जिसे क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनिंग। गिनिंग के अंदर जो बिनोले हैं और रेशे हैं वो अलग 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 रेशे। और अच्छा, बीज से रेशा हटाना, बीज से रेशा हटाओगे उसे तो बोलते हैं डीलिंटिंग। बीज के ऊपर जो छोटे 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 रेशे है उसको हटाना तो डीलिंटिंग है। क्यों? क्योंकि कपास के रेशे को क्या कहते हैं, कपास का जो रेशा है, किसका, कपास का रेशा, रेशे को कहते हैं लिंट। क्या कहते हैं बोलो, लिंट कहते हैं। और बीज और रेशा अलग अलग कर रहे हो आप, तब तो है गिनिंग की प्रक्रिया। और बीज के ऊपर पाया जाने वाला बिल्कुल रेशा से अलग करके और बुआई के लिए जब प्रयोग करे, बुआई के लिए सीड, उसे क्या कहते हैं, डीलिंटिंग। लिंट हटा दी वाली बात ही खत्म है। इसके अलावा जूट और पटसन, ये कौन सी आ गई राजा, रेशेदार वाली, सॉरी रेशे वाली फसलें आ गई। तो मुख्य मुख्य अपने, अगर अपने बात की जाए आर्थिक महत्व के आधार पर, तो आर्थिक महत्व के अंदर अनाज, दलहनी, तिलहनी, चारे वाली फसलें, मसाले, उद्दीपक, पेय पदार्थ वाली, रेशे वाली, उत्तेजक, ये सारी की सारी फसलें आती है किसके अंदर बोलो, आर्थिक महत्व के अंदर। आर्थिक महत्व के अंदर एक और देख लो राजा, इसके अंदर अपने नगदी फसलें पढ़ते हैं, नगदी, कैश क्रॉप, नगदी फसलें, ये लिख लिया ना, ये तो सामान्य सी बात है, लिख लिया। इसके अंदर एक और चीज देख लो राजा, नगदी फसल मैं लिख रहा हूं, कैश क्रॉप, नगदी, नगदी फसल। नगदी फसल मतलब आप हाथों हाथ बाजार में अपने को बेचना पड़ता है, जिसके अंदर अपने लिखते हैं कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं, नगदी फसलें। ऐसी फसलें जिनको अपने को मार्केट में बेचना ही बेचना पड़ेगा। लंबे समय तक आप स्टोर रखोगे तो इसमें या तो रेशा सूख जाएगा या रस सूख जाएगा, या जो जैसे तंबाकू है तो तंबाकू ज्यादा सूख जाता है, पत्तियां सूख जाएगी तो वो उपयोगी नहीं रहेगा। तो उन्हें नगदी फसलें जिनको तुरंत प्रभाव से मार्केट में बेचा जाता है, ये कैसी फसलें आ गई बोलो, नगदी फसलें आ गई। तो आर्थिक महत्व के आधार पर अपन ने फसलें पढ़ ली। एक तो अपने पढ़ लिया वानस्पतिक वर्गीकरण, जो कल वाली वीडियो में पढ़ा, और दूसरा अपने पढ़ लिया किस, कौन सा, आर्थिक महत्व। अब अपने बात कर लेते हैं 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। किसके आधार पर है, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर कि भी फोटोसिंथेसिस, जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो अपने पास 3 प्रकार के पादप बनते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इन 3 प्रकार के यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। इन उत्पादों के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होंगे। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपने 3 पढ़ते हैं, C3, C4 और कैम। C3, C4 एंड कैम प्रकार के। C3 कौन से होते हैं, देखो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में C3 पादपों के अंदर 3 कार्बन वाला पहला स्थायी उत्पाद बनता है। 3 कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी, 3 कार्बन वाला पहला स्थायी उत्पाद, और उसका नाम क्या है, PGA। PGA होता है राजा फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, PGA कहते हैं। थोड़ा सा अपने इसको इरेज करते हैं, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। C3 के अंदर अपने पढ़ते हैं जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, ये C3 है। पादपों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जिन पादपों के अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बन रहा है वो प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला होता है, तो उन्हें C3 पादप कहते हैं। जैसे PGA का पूरा नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड, C3। ऐसी आता है राजा कौन सा, C4। तो इसके अंदर कितने कार्बन वाला बढ़ेगा, 4 कार्बन। कार्बन 4, कार्बन कितने, 4 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद बनता है। कैसा उत्पाद है, स्थायी उत्पाद। उस स्थायी उत्पाद का OAA नाम है। OA का नाम होता है राजा ऑक्सेलो
एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद। इसके अंदर कौन आएगा? जैसे गन्ना आ जाएगा, इसके अलावा क्या आ जाएगा? बाजरा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। ये सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? C4 हैं प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। तो 4 कार्बन वाला बन गया, 3 कार्बन वाला बन गया, गन्ना, बाजरा, मक्का। अच्छा, इसके अलावा एक नाम और लिखा अपनों ने, केम पादप। कैसे पादप है? केम, CAM, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ऐसे पादप होते हैं मांसल पादप। कैसे पादप है? मांसल। कैसे पादप होते हैं? बोलो, मांसल। मतलब मोटी मोटी जाडी जाडी पत्तियां हुए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपने कौन कौन सा पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं राजा, एक तो पढ़ते हैं अनानास। क्या पढ़ते हैं? मुख्य अनानास। इसके साथ पढ़ते हैं नागफनी। क्या पढ़ते हैं? नागफनी पढ़ते हैं। एक तो अनानास पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं कौन सी? नागफनी। जो मांसल होते हैं विपरीत मौसम के अंदर, जैसे मान लीजिए राजस्थान में देखो ग्वारपाठ है, तो ग्वारपाठ की पत्तियां क्या होती है? काफी बड़ी होती है ना, हेवी सी होती है, थिक सी होती है, काफी ऐसे बड़ी बड़ी मांसल सी होती है पत्तियां। तो उस कारण, क्योंकि वो जो इन पत्तियों के जो पत्तियां हैं वो कांटों का रूप ले लेती है। नागफणी में कांटे बनेंगे, मांसल हो गया। ग्वारपाठा में कांटे से मांसल हो गया, या पत्तियां छोटी हो जाती है, तो इन्हें कहते हैं मांसल पौधे। जैसे अनानास हो गया और नागफणी हो गया। ये प्रकाश संश्लेषण के आधार पर है, 3 प्रकार के। तो अपने बात कर ली वानस्पतिक, अनाज वाली, दलहनी, तिलहनी। तिलहनी के बाद कौन सी पढ़ ली अपनों ने? ये देखो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर 3 है, C3, C4 और कैम। C3 के अंदर पहला स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, गेहूं, जो चावल आएंगे। C4 के अंदर 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, गन्ना, बाजरा, मक्का। मांसल के अंदर केम पादप आएंगे, अनानास और नागफनी आते हैं। अरे बोलो शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपने जब पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण वही है जब सूर्य के प्रकाश के अंदर अपने पादप अपना भोजन निर्माण कर रहे हैं, तो अलग अलग पादपों में अलग अलग स्थायी उत्पाद बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब किसी में 3 कार्बन वाला बन रहा है, किसी में 4 कार्बन वाला बन रहा है। 3 वाला होता है वो PG होता है, 4 वाला क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। तो 3 वाले के अंदर गेहूं, जो चावल, ये वाले आएंगे सारे के सारे। 4 कार्बन के अंदर गन्ना, बाजरा, मक्का, जो शुष्क ज्यादा जलवायु वाले वो। और इसके अलावा कौन से आते हैं? केम पादप। केम के अंदर जो मांसल पत्तियों वाले होते हैं वो आएंगे, अनानास, नागफनी, ये सारे के सारे आते हैं। आगे बात समझ में? चलो आगे देखो। अब तक अपने बात कर ली अनाज वाली, वानस्पतिक वर्गीकरण, अनाज वाली, तिलहनी, दलहनी और प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। अब इसके अलावा बात अपने करते हैं जीवन चक्र के आधार पर। किसके अलावा? जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर भी बड़ी सामान्य सी है, ये वही है जो अभी अपने पढ़ी है। जैसे देखो जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। देखो 1 वर्षीय वो फसलें, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय वो फसलें जो 1 वर्ष में, उसी वर्ष में उसके अंदर अंकुरण हो, उसी वर्ष में उसके अंदर पादप वृद्धि करे, उसी वर्ष उसमें उत्पादन हो जाए और उसी वर्ष उसकी कटाई कुटाई करके सारा एक ही साल में सारा काम हो जाए। वो सारी की सारी कौन सी होती है? 1 वर्षीय। अपने पढ़ते हैं ना सारी की सारी लेके, जैसे गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी की सारी कौन सी होती है? 1 वर्षीय। अब देखो द्विवर्षीय, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखा करो, इंपॉर्टेंट है द्विवर्षीय। द्विवर्षीय में कौन सी आती है? वे फसलें जो 1 वर्ष में तो पूर्ण वृद्धि करेगी और दूसरे वर्ष उसके अंदर बीज उत्पादन होगा। जिन फसलों को बीज उत्पादन के लिए पाला जाता है वो सारी की सारी, मतलब अब आपका तो सर इसमें बीज उत्पादन इसी के अंदर 1 ही साल में होगा, इसके अंदर दूसरे साल के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं प्याज, लहसुन, गन्ना, है ना, गोभी वर्गीय सारी, मूली, गाजर। अब थे कह दोगा जी मूली गाजर क्या होंगे? अरे तो आप तो मूली की जो तर्करूपी जड़ है या शंकुरूपी जड़ है वो जड़ खा रहे हैं, बीज कहाँ देखे आपने? बीज घर पे आपने जब मूली वाले बीज दिया, बीज उत्पादन करते हैं क्या? नहीं करते। तो पहले साल में तो शारीरिक वृद्धि होगी
दूसरे साल बीज उत्पादन होगा तो वो कौन सा होगा बोलो, द्विवर्षीय होगी। एक साल में तो शारीरिक वृद्धि और दूसरे वर्ष बीज उत्पादन, क्या होगा, बीज उत्पादन होता है। समझ गए बात ना। तो ये सारे के सारे द्विवर्षीय के अंदर आएंगे। एक बात और ध्यान रखना रजा, गन्ने के अंदर, गन्ना नाम आ गया तो ये इरेज कर दो ना एक बार थोड़ा सा। हाँ देखो, गन्ने के अंदर एक चीज ध्यान रखना रजा, गन्ने का जो पुष्प है उन पुष्प को क्या कहते हैं, एरोविंग कहते हैं, पुष्पन की क्रिया एरोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोविंग कहते हैं गन्ने के अंदर पुष्पन को। अब आता है बहुवर्षीय कि भी एक करापा लगा दी, लगाए बाद में बस चालन लाग रही है। इसके अंदर बहुवर्षीय के अंदर लगभग तो घास आते हैं राजा, जिसमें सबसे पहला मैं नाम लिख रहा हूं नेपियर घास, नेपियर घास। और एक चीज और बता दूं, अगर अपने एज ए पेड़ी फसल के रूप में यूज कर रहे हैं, पेड़ी के रूप में गन्ने को, तो पेड़ी के अंदर मीन्स मुख्य फसल काट ली, तना पड़ा है, सिंचाई कर दी, फसल ले ली, मुख्य फसल काट दी, तना ले लिया, काफी सालों तक यही काम चल रहा है, तब तो रखेंगे बहुवर्षीय के अंदर, अन्यथा किस में रखेंगे, द्विवर्षीय के अंदर। तो जितने भी दूब घास है, नेपियर घास है, जो घास है वो सारे के सारे किस में आते हैं, बहुवर्षीय। इसके अलावा फसलें कम है, जो फल है ना वो सारे के सारे कैसे होते हैं, फल सारे बहुवर्षीय के अंदर आएंगे। मतलब बात तो अपने फसलों कर रही है, जो फल हैं सारे के सारे फल ये किस में आते हैं राजा, बहुवर्षीय के अंदर आते हैं। एक बार अपने लगाते हैं फिर सालों साल लगे रहते हैं, तो वो बहुवर्षीय के अंदर है। इसका छोटा सा स्क्रीन शॉट ले लो। अब और देख लो राजा, इसके अलावा कुछ विशेष उपयोगिता के आधार पर, ये मतलब मोटी मोटी अपने आगे वर्गीकरण में देखो राजा 3 या 4 वर्गीकरण अपने मुख्य ध्यान रखना। वानस्पतिक वर्गीकरण, आर्थिक वर्गीकरण में दलहनी, तिलहनी, अनाज वाली 4, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर मुख्य ध्यान रखना राजा। हमेशा प्रश्न पूछता है C3 प्लांट कौन सा और C4 कौन सा है, तो अब गन्ना है तो उस हिसाब से ध्यान रखोगे C4 है, गेहूं लिख रहे हो तो अच्छा C3 है ना, वैसे। अब कुछ मुख्य उपयोगिता के आधार पर, मुख्य उपयोगिता के आधार पर, कोई अन्य उपयोगिता के आधार पर देख लो। मुख्य उपयोगिता, मुख्य उपयोगिता, मुख्य उपयोगिता देखो विशेष उपयोगिता है कोई, जैसे देखो नंबर 1 मैं लिख रहा हूं मृदा आरक्षक। मृदा आरक्षक मतलब कवर, मृदा आरक्षक भूमि पर या फैल जे मृदा आरक्षक, इससे ना तो अप्रदन होता है, ना जल अप्रदन और ना ही वायु अप्रदन, दोनों अप्रदन नहीं होते। तो मृदा आरक्षक के अंदर अपने राजस्थान में देखो कौन कौन सी लगाते हैं, मूंगफली, मोठ, मूंग, है ना, ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं, गवार, ये कैसी है, मृदा आरक्षक है, मृदा के ऊपर ऐसे फैल जाती है मृदा आरक्षक के रूप में। इसके अलावा देखो हरी खाद में विशेष उपयोगिता है, हरी खाद ग्रीन मेन्योर के अंदर, ग्रीन मेन्योर में देखो राजा सनई है, ढेंचा है, इसके अलावा मूंग भी लिख सकते हैं अपने, मूंग हरी खाद में प्रयोग। जो दलहनी फसलें हैं उनके अंदर अपने देखो पुष्पन की अवस्था में, जब पुष्पन बन रहे हो उस समय भूमि में मिला के सिंचाई कर देनी चाहिए, तब तो हरी खाद शानदार बनेगी, अन्यथा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब अपने दलहनी फसलें लगा ही लेते हैं तो दलहनी फसलों की जो मुख्य जड़ें हैं तो राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में काम कर रहे हैं ना, तो वो सारी की सारी सनई, ढेंचा, मूंग ये किस में आते हैं, अपने हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। इसी के साथ विशेष उपयोगिता में अपने पहले बात कर ली थी, फिर भी बात कर लेते हैं, नकदी फसलें। नकदी फसलें, नकदी फसलें ऐसी फसलें जिनको तुरंत बेचना पड़ेगा मार्केट के अंदर, लंबे समय तक जिनका भंडारण नहीं कर सकते, जैसे गन्ना है, तंबाकू है, इसके अलावा बोलो कपास है, ये सारी की सारी कैसी होती है, नकदी फसलें। एक और देख लो राजा, रक्षक फसलें, रक्षक गार्ड क्रॉप, जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल के चारों तरफ अपने लगाते हैं। ये समझ आ गई ना बात आपको। हरी खाद के अंदर अपने क्या लिखते हैं, सनई, ढेंचा, मृदा आरक्षक के अंदर अपने कौन सी लिख दी, जो मृदा मूंगफली होगी, मोठ होगी, वो सारी की सारी है ना। अब इसके अंदर कौन सी आ गई, रक्षक फसलें। रक्षक क्या होती है, मुख्य फसल की रक्षा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आप, जो गन्ना है, इस गन्ने के चारों तरफ रक्षक फसल के रूप में क्या लगा देते हैं, सनई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सनई लगा देते हैं। ऐसे ही जो कपास है, इस कपास के चारों तरफ
क्या लगा देते हैं, भिंडी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, भिंडी। एबलमोस सेस्कुलेंटम गोसिपियम स्पीसीज दोनों हिमालय की। और गन्ना क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। और शर्करा वाली फसल भी है, गन्ना भी शर्करा में आएगा। जो आर्थिक महत्व होता है ना उसके अंदर गन्ना शर्करा के अंदर आएगा। इसके अलावा जो चुकंदर है वो भी शर्करा वाली आती है। तो ये अपने उपयोगिता के आधार पर कुछ फसलें हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने काफी सारी आज फसलें पढ़ी, फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिया, जिसके अंदर अपने जीवन चक्र के आधार पर वर्ष सरसों और तिलहनी सारी पढ़ ली। जिसके अंदर अपने पहले नंबर पर अनाज वाली पढ़ी, फिर दलहनी पढ़ी, फिर तिलहनी पढ़ी, फिर प्रकाश संश्लेषण के आधार पर पढ़ी, फिर कुछ विशेष उपयोगिता के आधार पर पढ़ी, फिर जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पढ़ ली। इसी के साथ देखो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, इन्हीं के साथ अगर अपने मौसम के आधार पर देखें तो रबी, खरीफ और जायद ऐसे भी सामान्य आ जाती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें अपने फसलों के अंदर पढ़ लेते हैं, इन सभी फसलों के वर्गीकरण को। अच्छा, रबी, खरीफ, जायद देख लो। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं साथ साथ, तो देखो रजा, रबी, खरीफ और जायद और देख लो मौसम के आधार पर। देख लो रबी, खरीफ और जायद। अगर अपने मौसम के आधार पर बात की जाए, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर, मौसम व जलवायु, मौसम नहीं करेंगे, जलवायु के आधार पर या उनकी ऋतुओं के आधार पर कहो, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर देखो रह जाए रबी, खरीफ और जायद, रबी, खरीफ और जायद ये आती है। अब आपको ध्यान रखना है क्या, देखो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो नाम के अंदर कि भाई कौन सी किसके साथ रखें। कब जैसे मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर का या साइंस का स्टूडेंट है आप, तो पहली बार देख रहे हो तो आप रबी कौन सी, जायद कौन सी, वर्षा कौन सी। देखो एक बात, यानी जो नाम मैं बोलूँ उसको अटैच रखना। देखो रबी में कितने नाम है, रबी में 2, तो गेहूं में कितने नाम है, 2। अब ऐसा नहीं 2 नाम वाली सारी नहीं, एक गेहूं याद रखो, गेहूं को पकड़ लो। अब गेहूं के साथ आपने क्या लगाई जी, सरसों लगाई। सरसों के साथ क्या लगाई जी, कि जी जौ लगाई, कि जी चना लगाई, कि जी मटर लगाई। ये सारी की सारी क्या है, अरे बोलो रबी के एक नाम। अब आपका जो सरसों में 3 थारा बिलंग हुआ है, सरसों में 500 नाम हो थाने के लेने देना है थाना, वो तो ध्यान रखना। रबी में 2 नाम है, गेहूं में 2 नाम है, इन 2 का सागा जोड़ दो बस। बिब्बी ऋतु के अंदर किसी लागण लाग रही है, जट्टू साहब हुई है आपने, रबी के अंदर गेहूं लाग गए, एक याद रख ली गेहूं, गेहूं के बाद सरसों। अच्छा, गेहूं का सागा पर सरसों में बीजा, जो भी बीजा कह जी, चनों भी बीज दिया, मटर भी बीज दिया, समझ गए बात। वैसे देखो कौन सी, खरीफ, खरीफ में कितने नाम, 3, तो 3 नाम वाली एक याद रख लो, क्या रख लो, कपास। क्या रख ली, अरे बोलो कपास। तो आप ध्यान रखो, अच्छा कपास के साथ के बीजों का जी, कि जी में तो ग्वार बीज रखे है ना, कोई कह देना जी में तो चावल, चावल मतलब है धान है ना, धान। कोई कहते जी मूंगफली। अब कहते जी मूंगफली में तो 4 नाम है, तो अपन के लिए मूंगफली, अपन खरीफ, खरीफ के साथ कपास ध्यान रख ली, कपास के अंदर अपने 3 नाम है, तो 3 नाम वाली फसलें नहीं पटनी, कपास के साथ जो बोई जाती है, मतलब एक ट्रिक के अकॉर्डिंग भी 3 नाम वाली कोई फसल पढ़ ली अपने। खरीफ में 3 नाम, तो 3 नाम वाली याद कर लीजिए, कपास है। अब कपास के साथ कौन सी बोई जाती है, वो। रबी का मतलब करेंगे शीतकालीन, सर्दियों में है ना, जल्दी में हो गया, शीतकालीन होगी रबी के अंदर। और खरीफ के अंदर कैसी होगी, ग्रीष्मकालीन। रबी में शीतकालीन और खरीफ में ग्रीष्म। तो जायद जो आती है वो कैसी आती है रजा, वर्षाकालीन है ना। जायद के अंदर अपने मुख्यतः वर्षाकालीन फसलें, जायद के अंदर अपने सामान्यतः देखी जाए तो वैसे तो सब्जियां ज्यादा लगती है। एक तो कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं इनको अपने जायद में सबसे, जैसे घिया, तुरई, करेला, ये सारे के सारे जायद में आते हैं। सामान्यतः अपने गवार है, सॉरी मूंग है, मोट है, इनको भी अपने जायद में रख सकते हैं, वर्षा के समय लगा सकते हैं ना, जून जुलाई जो वर्षाकालीन हो। तो सामान्यतः जायद में कौन सी आती है, अपने कद्दू वर्गीय सारी की सारी आएगी, जिसके अंदर घिया से लेके पेठा, टिंडी, करेला, तुरई यानी कुछ सब्जियां इसी के अंदर ये शामिल रहेंगी। ठीक है, तो ये अपने ऋतुओं के आधार पर कुछ फसलें आ जाएंगी, रबी, खरीफ और जायद। तो महत्वपूर्ण की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण के अंदर अपने पास अपने बात कर लीजिए, अनाज वाली थी, दलहनी, तिलहनी पढ़ ली, रेशेदार पढ़ ली, वो सारी की सारी पढ़ ली थी है ना। तो इन सभी के आप शानदार नोट्स बनाइए और इन सभी को बेहतर पढ़िए। और एक बार फिर कि भी
सफलता है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी जाके कुछ काम बढ़ेगा, है ना। और माँ सरस्वती आपका ऋण कभी नहीं रखेगी। तो इन सभी को बढ़िया पढ़िए, इन सभी के बढ़िया नोट्स बनाइए और इनको अच्छे से आप तैयार कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।